मैं प्रमोद वर्मा विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगोली तीर्थ बाराबंकी की ओर से जो ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम चला है उसमें कक्षा 10 के यूपी बोर्ड द्वारा आज मैथ का वो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्विघात समीकरण। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि उसकी मैक्सिमम घात 2 होगी या 2 की घात में उस समीकरण को लिखा जा सके। इसका जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी इस समीकरण को इस रूप में अगर हम लिख सकते हैं या इस रूप में है तो इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें अधिकतम घात 2 होती है, एक ही चर पद आता है और राइट में यह भी हो सकता है हमारा 0 हो या कोई चर संख्या हो, अचर संख्या। राइट में हमारी कोई कांस्टेंट नंबर हो या 0 हो तो ऐसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। इसको जो लगाने के प्रोसेस हैं वो 3 प्रकार से है। एक गुणनखंड विधि, पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी आपकी है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। हम आज जो चर्चा करने वाले हैं हम केवल गुणनखंड विधि पर चर्चा करेंगे। गुणनखंड विधि एक बहुत ही साधारण विधि है। इसके बारे में आपने कक्षा 7 और 8, 9 में आपने जनरल गुणनखंड सीखे हैं और किया भी है। वहां पर समीकरण नहीं थी, वहां पर केवल हमारे द्विघात बहुपद थे, द्विघात बहुपद थे। वहां पर हमारा राइट 0 नहीं होता था और यहां पर राइट 0 दिया गया है, बस इतना फर्क है। तो इसको जो लगाने के तरीके हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं आपको। जैसे आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी ये जो हमारी समीकरण दी गई है ये बता रही कि हम द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, एक ही प्रकार का चर पद आया है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसको लगाने का जो तरीका है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका सबसे पहले हम चिन्ह देखते हैं। अगर चिन्ह ये धनात्मक है, अगर ये चिन्ह धनात्मक है तो मध्य की संख्या इनके गुणनखंडों के योगफल के बराबर आएगी और यदि यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो मध्य की जो संख्या आएगी वो घटाने पर प्राप्त होगी। यानी 8 के ऐसे यहां पर देखो प्लस है, यहां पर 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योगफल 6 हो जाए। तो सीधी सी बात है 8 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें हमको 2 फैक्टरों में तोड़ना है। यहां पर फैक्टर हमारे 3 हैं तो इसमें से ऐसे हम सेट करेंगे जैसे 2 दूनी 4 और दूसरा हो गया 2। अब यहां पर 4 2 सिंपल अगर जोड़ दें तो हमारा 6 हो जाता है, लेकिन यहां पर मध्य में जो आया चिन्ह हमारा है वो प्लस का है, अर्थात वो बता रहा है कि दोनों के चिन्ह प्लस के होंगे। तो यहां पर प्लस का 6 हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। अब यही फैक्टर हम 6 के स्थान पर रख देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लिया जाएगा। इसमें देखो हमारा x कॉमन है, बचेगा x प्लस 4, इसमें प्लस का 2 कॉमन है, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहां से हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने जो फैक्टर किए क्या सही है। अगर दोनों ब्रैकेटों में एक ही गुणनखंड आया है तो निश्चित तौर पर हमारा गुणनखंड सही है। इसके लिए आप देखो दोनों में x प्लस 4 कॉमन है,
और फिर है आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो चीजें इसमें 0 आ गई, यानी x प्लस 4 0 या x प्लस 2 0। तो इसमें से बारी बारी हम एक एक करके लिखेंगे। जैसे यदि x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर -4, और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2। अतः जो हमारे हल होंगे या शून्यक होंगे या बहुपद वो मूल होंगे वो हमारे बनेंगे -4 -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर इसी सवाल में अगर यहां पर माइनस होता, यहां प्लस के स्थान पर माइनस होता, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है x² - 6x + 8 = 0। अब यहां पर देखो प्लस का है और यहां माइनस है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। इसमें और इस सवाल में दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। इसमें +8 है, इसमें भी +8 है, इसमें प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है। लगाने का तरीका एक, केवल यहां पर हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। 8 के फैक्टर करेंगे 4 × 2 4। अब देखो यहां माइनस का आया है मध्य में, इसलिए दोनों की संख्या है हमारी माइनस। जैसे इसको जोड़ोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और जब गुणा करोगे माइनस माइनस +8 हो जाएगा। ये फैक्टर आप यहां रख देंगे, x² माइनस का 4x माइनस 2x + 8 = 0। यानी x कॉमन लेंगे तो x - 4 माइनस का 2 कॉमन, x - 4 यानी x - 4 और x - 2 = 0। यदि x - 4 = 0 तो x बराबर 4, और यदि x - 2 = 0 तो x बराबर 2। अतः जो हमारे हल होंगे वो होंगे 2, 4। ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों में आपने देखा कि जो कांस्टेंट नंबर है वो पॉजिटिव रहा, और जो मध्य की संख्या है एक में धनात्मक है और एक में ऋणात्मक है। तो दोनों के लगाने का तरीका एक है, केवल यहां पर जो मध्य पद के हमने फैक्टर किए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अगर मध्य की संख्या माइनस में है तो दोनों के चिन्ह माइनस होंगे, और यदि मध्य की संख्या प्लस की है तो मध्य की अगर संख्या प्लस में है तो उनके फैक्टर प्लस के होंगे। जब गुणा करोगे तो प्लस भी 8 होता है और माइनस +8 हो जाता है। ये भी गुणा जब करोगे चिन्हों का तो माइनस प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और जब जोड़ोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। एक तो हमारा इस टाइप का बन जाता है सवाल जब मध्य पद का फैक्टर करते हैं। दूसरा इसी में आता है कि हमारी कांस्टेंट संख्या ऋणात्मक हो, तब उस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। तो वहां पर ऐसे जो लगाने का तरीका ही केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां माइनस का 8 होता, यहां भी माइनस का हो सकता था, तो मध्य की संख्या हमारी उस अनुसार बदल जाती। तो ये चीज हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। और ये जो मैंने बताया है कि दोनों ऐसे सवाल हैं जिसमें हमारे कांस्टेंट धनात्मक है और मध्य की जो संख्या है एक में धनात्मक है और एक में ऋणात्मक है। तो नेक्स्ट के लिए हम कल अपना दूसरा वीडियो आपके साथ अपलोड करेंगे। तब तक की धन्यवाद, नमस्कार।